ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। इससे एक आपको बनानी है टेबल, सीरियसली बनाना बेटा, ये पूरा एक पेज आपको छोड़ देना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, हर एक यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहां बताने वाला हूं मैं। प्राइमरी में अब यहां मेमोरी की बात की है हमने, ये तो आपकी इसी की हो गई है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एनवायरमेंट की आएंगे तो प्रदूषण को लिखो बेटा, बहुत क्वेश्चन आपका आता है। प्राइमरी पोल्यूशन और सेकेंडरी पोल्यूशन, इसमें आपका आता है टॉपिक कौन सा, इस पे बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, और इससे ऐसे ही टर्जरी आ जाएगा। अगर यूनिट सेकंड पे जाएंगे तो आपको रिसर्च करनी है, शोध, शोध में आपके आते हैं आंकड़े, डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और टर्जरी डेटा। यहां से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, और टर्जरी डेटा पे हिस्टोरिकल रिसर्च का क्वेश्चन आता है, ऐतिहासिक अनुसंधान का आता है। इसी तरीके से आप संबंध लिखोगे, संबंध, प्राइमरी रिलेशन, सेकेंडरी और टर्जरी, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। सोशियोलॉजी की पीजीटी की क्लास में 3 क्वेश्चन इसी से आए थे आपके, 8, 33, 151। प्राइमरी रिलेशन हमारे होते हैं 8, सेकेंडरी है 33 और थर्ड टर्जरी आपके 151। हमारे नातेदारों से मिलके ही हमारा समाज बनता है। इसे टू बी कंटिन्यूड लिख के पूरा पेज छोड़ देना आपको, बाकी का मैं बाद में कराऊंगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्राइमरी का मतलब प्राइमरी ग्रुप क्या है, जहां हम मोर इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे को वेल नोन होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, जो एनलार्ज होता है। सपोज दैट मेरठ की जो बसें हैं उनके यूनियन लगा लोगे तो वो सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है ना। तो प्राइमरी का मतलब ये है कि प्राइमरी नीड, प्राइमरी नीड जिनके बिना काम नहीं चलता, जिन्हें हम बुनियादी भी बोलते हैं। तो प्राइमरी का मतलब होता है मोर इंटीमेट, मोर क्लोज और कम क्षेत्र जो होता है उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट में आपके वो प्रोडक्ट आ जाएंगे जो नेचर खुद हमें दे रही है, जैसे कि यहाँ अब गन्ना आपको प्राइमरी, सेकेंडरी में गुड़ आ जाएगा, टर्जरी में आपकी जो चीनी है, वाइन है, सीरा है, ये टर्जरी में आ जाएगा। तो प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, तृतीयक उत्पाद, प्राथमिक डेटा, द्वितीयक डेटा, तृतीयक डेटा। ठीक है ना। इस तरीके से आपके अलग अलग सेक्टर में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही मेमोरी आ गई आपकी, प्राइमरी मेमोरी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी डेटा स्टोर होता है, इसे कंप्यूटर की मेमोरी भी कहते हैं। हमारी मेमोरी है ऐसे ही, ह्यूमन का माइंड जो है ये आपका माइंड है। ठीक है, यहाँ आपका डेटा स्टोर होता है, इसलिए आप देखोगे मूवी में ज्यादातर दिखाया जाता है कि किसी के सर में चोट लगी और वो भूल गया मैं कौन हूं, कहाँ हूं, तो ये डेटा जो स्टोर वाला उनका डिलीट हो गया है। ये आप देखोगे ना, इस तरीके से है हमारा। दो माइंड के दो पार्ट बताते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब कोई किसी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं और आप कहते हो कि जी मैं तुक्का लगा के आई थी वहां पे, तो तुक्का नहीं लग रहा, वो स्टोर से आपकी इंफॉर्मेशन उठ करके आई है। और अगर ये कहें कि ह्यूमन ब्रेन में बहुत बड़ी पावर होती है, ठीक है, बहुत बड़ी पावर होती है। अब आपके बहुत से सेमिनार ऑनलाइन दिए जा रहे हैं आपको, ब्रेन किससे चल रहा है या ब्रेन हमें चला रहा है, दो तरीके हैं बेटा। मैंने आपको कुछ टॉपिक लिखवाए थे, लिखो उन्हें। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, तर्कवाद, अनुभववाद। समझ में तो आ रहा जो मैं कह रहा हूं। किसी भी पर्सनैलिटी की दो चीजें होती हैं, या तो माइंड उसकी इमोशंस को चलाता है या उसके इमोशंस माइंड को चलाते हैं। ठीक है ना। तार्किक तब होगे जब आपका माइंड चीजों को चलाए, आपकी इंद्रियों पे आपका माइंड हावी हो। तो ये टॉपिक आप लिख लेना बेटा, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, तर्कवाद और अनुभववाद। ठीक है, इन्हें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, एक्स्ट्रा वाले पेज पे लिखते चले जाना, इनसे क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं और ये आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आपकी दो प्रकार की मेमोरी की बात की है। मेमोरी तो जानते हो, मेमोरी तो पता है, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, जिसमें स्टॉक ऑफ नॉलेज निहित होती है, ज्ञान का भंडार है आपका, वो आपकी मेमोरी है। याददाश्त, याददाश्त में देखोगे जो पिछली घटनाएं हैं वो किस तरीके से,
अब एक प्रॉब्लम आ रही है ओल्ड एज पर्सन में, उन्हें पुरानी बातें याद हैं बट नहीं भूल जा रहे। जब माइंड में ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो मेमोरी लॉस हो जाएगा। एक आप देखोगे ना HTML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और इस पे एक मूवी आई थी आपकी, कौन सी आई थी, गजनी, ठीक है ना। तो ये मेमोरी लॉस किसकी वजह से होता है, बायोलॉजी में आप जाओगे, डिजीज में जाओगे, तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो अपने माइंड को हमें ऑक्सीजन पहुंचाता है टिश्यू को, और इससे हमारा ब्रेन स्वस्थ रहता है। देखोगे वो होता है आसन जिसमें कि पैर ऊपर से नीचे, वो ब्रेन को हेल्दी रखने का कार्य करता है। अब आपकी दो प्रकार की मेमोरी है बेटा, एक कंप्यूटर की मेमोरी का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ। अब आपकी मेमोरी को छोड़ो, आपको पता नहीं है मेमोरी क्या होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम। अस्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी, अस्थायी है, स्थायी है, बहुत कंफ्यूजन होता है। और यहाँ पे एक मैंने पिछली बार वो लिखवाया था, मेरे रोम रोम में बसते राम, इस स्लोगन को लिख लो, मेरे रोम रोम में बसते राम, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। इससे बहुत क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इस पे बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बर्निंग, ठीक है। 1 GB 1 अरब मिलियन को प्रदर्शित करता है। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, बिट बाइट मेगाबाइट, देखो बिट से चलना है आपको, बाइट, निब्बल इससे भी पहली होती है, उसमें 4 बिट होती है। बिट के बाद निब्बल आता है, देख लेना एक बार। इसके बाद है आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। पहले यहीं तक पूछी जाती थी, बट आपकी जेंटाबाइट, पेंटाबाइट, जो आगे तक की मेमोरी है वो आपको सभी याद कर लेनी है। और इसका फॉर्मूला बनाओ, चाहे कैसी किसी तरीके से याद करो, ये आपको जरूर याद करनी है। और मैंने कल आपको बताया असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक चीज और मैं बताऊं, अभी तो तुम खुश हो रहे हो कि जी बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा पूछते ही नहीं है कि 1 GB में कितने MB होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे 1 GB में कितने किलोबाइट होते हैं, या आप देखोगे येंटाबाइट की बात करेंगे, 1 येंटाबाइट में कितने GB होते हैं। अब आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है फिर, और इसी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे जो आपको सिरदर्द देंगे, और उसे कैलकुलेशन के थ्रू आप निकालोगे। बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, और जब बच्चे हमारे मैथ में कमजोर होते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ी संख्या से मिल जाए ना, तो वो वहीं सरेंडर कर देते हैं, नहीं भैया मुझे नहीं करना है क्वेश्चन, आगे बढ़ो। तो आपको ये सोल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं लेटेस्ट वाले 20 के बाद 25 तक के जो आपके क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं और अच्छे तरीके से करके जाने। इसी पैटर्न पे आपको पेपर मिलने वाला। 2006 का पेपर उठा के मत सोच लेना, वहां तो रैम रोम से क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, रोम की फुल फॉर्म बता दो, यहां से काम चल जाएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपके उस टाइम पे होते थे। अब बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इस पोर्शन को आप अच्छे तरीके से कर लोगे, कर लोगे। चले आगे। इनपुट डिवाइस, अभी डिस्कस काफी इस पे हो चुका है। इनपुट डिवाइस में एक बात देख लो, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें कितनी प्रकार की की मिलती हैं ये भी देख लोगे, किस एक्ट के बाद क्या आता है, ठीक है ना। कंट्रोल Z करोगे तो आपका जो इरेज किया हुआ मैटर है वो आपका आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कंट्रोल S से क्या होता है, कंट्रोल C से क्या होता है, कंट्रोल V से क्या होता है। तो इस टाइप के एक्ट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कीबोर्ड में कितने फीचर होते हैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कीबोर्ड कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करता है, निर्देश देने का कार्य करता है, ठीक है। माउस, स्कैनर, स्कैनर की बात आई थी, स्कैनर का मतलब जो स्कैन करता है, ये इनपुट डिवाइस है। अभी आपके प्रिंटर में दोनों चीजें आ रही हैं, स्कैनर भी आ रहा है, प्रिंटर भी है, प्रिंटर के साथ। तो प्रिंटर जो आपको दे रहा है वो आउटपुट है, और स्कैनर इनपुट है। टच स्क्रीन आपकी दोनों हो जाएंगी, इनपुट भी और आउटपुट भी, आपको दिख भी रहा है और वहां से आप कमांड भी कर रहे हैं। माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, वेबकैम, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है बेटा, जो सेल्फी लेने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद है ट्रैक बॉल, OCR। OCR का मतलब क्या है, OCR,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, बारकोड रीडर, माइकर, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड रीडर एवं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर वो हैं जो आप लगाते हो थंब इंप्रेशन। और अब आप देखोगे गेट भी आपके सेंसर के होने लगे हैं, आप कहीं एंट्री करोगे तो गेट ऑटोमेटिक खुला, आप देख के खुश, अरे तो अपने आप ही खुल गया है नहीं। तो देखोगे ना, ये आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इनपुट डिवाइस में आप इन चीजों को रीड करोगे। ओसीआर कर लिया बेटा। स्टोरेज डिवाइस दिए यहाँ पे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एक आप देखोगे ना। अच्छा ओसीआर देखो, अब आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं कि जिन्हें बिल्कुल ऐसे स्कैन करोगे वो रीड कर लेते हैं अपने आप, तो उनमें से ही ये आपका टेक्निकल पार्ट होगा। इसके बाद स्टोर डिवाइस दिए हैं, यहाँ हमने एक पार्ट रह गया है आपका, ये कौन सी दिए हैं, इनपुट डिवाइस। इसके साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी नोट कर लेना, हो सकता है आगे हो, ऐसे डाला तो था हमने वो। इसके साथ है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, जो स्टोर करने के काम आती हैं। देखोगे बेटा, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मक्खन रखने वाली बात, घी रखने वाली बात, कि पुराने समय में क्या होता था, इस तरीके से स्टोर किए जाते थे। तो स्टोर हमारे कम मात्रा से अधिक मात्रा की तरफ आप बढ़ोगे। इस पे भी आपके बहुत क्वेश्चन है। आउटपुट नहीं है, चलो मैं करवा दूंगा कल ये। स्टोरेज डिवाइस, इसमें जो हमारे पास में डेटा है, जो हमारी मेमोरी है, जो अभी आपने बिट बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट इसमें मेजर की है, उसे कहाँ स्टोर करोगे, ठीक है। उसकी अगर हम बात करें, हार्ड ड्राइव आती है एक आपकी, सीडी ड्राइव आती है, यूएसबी स्टिक आती है, डीवीडी ड्राइव आती है, ब्लूरे ड्राइव आती है, ब्लूरे फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, पेन ड्राइव, फ्लॉपी। देखो बेटा, फ्लॉपी ड्राइव हमने 2005-6 में यूज की थी, और ये कैसी आती थी, एमबी में होती थी बेटा, ये ऐसी चकोर होती थी और कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे, यानी कि इसमें जीबी वगैरह का डेटा यूज नहीं होता था, बड़ी छोटी मात्रा में इसमें डेटा हम यूज कर सकते थे। तो ये वो सभी डिवाइस हैं आपकी, डिवाइस, ये वर्ड मैंने आपसे पूछा था, ये सभी डिवाइस हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। और यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कैच मेमोरी, जिसमें लार्जेस्ट डेटा आपका आता है। एक हार्ड डिस्क आती है, हार्ड डिस्क इसमें कंप्यूटर में लगी हुई होती है, ठीक है ना, कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क आती है। जब ये भर जाती है, मेमोरी इसकी फुल हो जाती है, तो हम एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगवा सकते हैं मेमोरी के रूप में, ठीक है बेटा। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, यहाँ पे आपको तुलना करनी है कंप्यूटर से और ह्यूमन से। हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, ये फायदेमंद है नुकसानदायक है, दोनों है। आप देखोगे ज्यादा डिग्री है फायदेमंद रहने की। अगर आप जो आपकी बातें हैं उन्हें नहीं भूलोगे, तो आपका माइंड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। आप देखोगे कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग चल जाते हैं, उसमें यही प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक हमारा माइंड कुछ चीज़ों को भूल जाता है जैसे जैसे समय गुजरता है। और ध्यान रखना, कुछ इंसिडेंट सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति नहीं भूलता, उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। कभी किसी के साथ गंभीर हादसा हो गया तो भूल नहीं पाता है। ऐसे ही ह्यूमन का जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक चीज़ों को रेगुलेट करता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें तो याद रहेंगी, आपने किसी को पैसा दे दिया याद रखोगे, क्योंकि डेली रिफ्रेशमेंट हो रही है वो, अच्छा मेरे 10,000 रुपये नहीं आए अभी, तो वो याद रहेगी। बट पुरानी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, उससे हमारा माइंड क्या है, रिफ्रेश रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी आपकी क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं। अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाती है तो वो हैंग करने लगता है। जब आप उसे रिफ्रेश करोगे, उसकी मेमोरी में से डिलीट करोगे चीज़ें, तब वो बड़े अच्छे तरीके से चलता है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ और है, आपके पास मोबाइल हैं, महंगे महंगे को मोबाइल बच्चे रख रहे हैं, टाइम टू टाइम आपका अपडेट करने का प्रोसेस आता है। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपका मोबाइल खराब जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही ह्यूमन है, ह्यूमन को समय समय पे अपडेट होना है। आप सपोज दैट डॉक्टर हो बहुत बड़े, और आप काम कर रहे हो, डेली वर्क पे जा रहे हो, तो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आप हिल स्टेशन पे हो आए, तो ये अपडेट होना हो जाएगा, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। रिफ्रेश करना, देखोगे ना रिफ्रेश का जो आता है, ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हो, रिफ्रेश करते हुए, ये सारा आपकी जो मशीनी डेटा है
जो आपकी डिवाइस हैं इनको अच्छे तरीके से संचालन के लिए उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग कार्य करता है। मेमोराइजिंग आपको उसी तरीके से होंगी जब आप ह्यूमन की और कंप्यूटर की तुलना करोगे, इसलिए मैंने ये कंप्यूटर की तुलना करके ह्यूमन से समझाई ये चीजें। बहुत सी जो हमारी लाइफ है वो कंप्यूटर के तरीके से ही है। ठीक है बेटा, कम्युनिकेशन डिवाइस आ गया यहाँ पे। ऐसे उपकरण जो डेटा संप्रेषण में सहायक होते हैं, जैसे अब कम्युनिकेशन डिवाइस पे आ जाओ बेटा। कम्युनिकेशन डिवाइस, अब देखोगे ना यहाँ तक कम्युनिकेशन आया, फिर एक डिवाइस है, फिर आगे डिवाइस है, ये कम्युनिकेशन करने में हमें हेल्प दे रही है। तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस की इसकी बात कर रहा है जो एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे उपकरण जो डेटा संप्रेषण में सहायक होते हैं, जैसे निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में लगा होता है। अब ध्यान रखना बेटा, नॉलेज का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है भाई, टीचर से स्टूडेंट की तरफ हो रहा है। ऐसे ही आपके जो कंप्यूटर हैं, जो जुड़े हुए हैं कंप्यूटर, इनमें भी तो नेटवर्क कहीं से आया हुआ है। केबल नेटवर्क देखा आपने, पहले जो आपके यहाँ D2H लगा हुआ है, डायरेक्ट टू होम लगा हुआ है, पहले ये नहीं होते थे और केबल टीवी होता था। शहरी क्षेत्रों में केबल टीवी होता था, वहां से प्रसारित होती थी मूवी वगैरह, सब उस पर आती थी। घर घर जाकर के वो सेटअप बॉक्स लगाते थे और आपके टीवी में प्रोग्राम चलते थे। तो ये क्या है बेटा कि ये कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आप देखोगे एक लाइन पूरी होती है, और जो इसे जोड़ने में काम आता है ये कहलाती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद है विनिक, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह वायरलेस नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ता है। वायरलेस, पहले एक वायर से जुड़ा हुआ है, एक वायरलेस है। ठीक है, ये समझ लिया बेटा, समझ में तो सब आ रहा है, पर जिस दिन आपका पेपर होगा ना अच्छे तरीके से जो पता चलेगी। एक आता है मॉडेम, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है बेटा बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया, मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है, सिंक्रोनिक या एसिंक्रोनिक। अब इससे दो क्वेश्चन और जनरेट हो गए आपके। अब बहुत से बच्चे यहाँ क्लास में बैठे, उन्हें यही पता नहीं होगा सिंक्रोनिक क्या होता है या एसिंक्रोनिक क्या होता है। वेरी गुड। अब आप ये बताओ कि मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है। सिंक्रोनिक, तुल्यकालिक, हिंदी वाले लिख लेंगे। सिंक्रोनिक का मतलब तुल्यकालिक, लाइव क्लास आपकी चल रही है, ये तुल्यकालिक प्रकार का संचार है। और रिकॉर्डेड क्लास आपकी अतुल्यकालिक में आ जाएंगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में एक क्वेश्चन था पिछले वाले विज्ञापन में कि मॉडेम किस प्रकार का संचार है, सिंक्रोनिक है या एसिंक्रोनिक है। तो मॉडेम आप यूज करते हो अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, उसमें एक सिम डलता है आपका, वो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है। एक संचार उपकरण है जो टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, और ये आपका सिंक्रोनिक है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आईसीटी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बस आपको ये सभी चीजें पॉइंट आउट अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है बेटा, मॉडेम समझ गए, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर है, सिंक्रोनिक है, और ये क्या करता है, संचार उपकरण है जो टेलीफोन मोबाइल नेटवर्क का उपयोग कर कंप्यूटर को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है आपका। ठीक है, इसके बाद है वर्ड हब। डेली यूज में आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो। यदि कृष्णा प्लाजा चले जाओ, वहां फोटोकॉपी का हब है आपका। हब का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र में जो एलिमेंट्स हैं उनकी कितनी डेंसिटी मिल रही है आप, ठीक है, वहां कितनी उपलब्धता है, उसको हब बोलते हैं। आप देखोगे ऐसे मार्केट पैलेस हैं जिनको हम हब का बात करते हैं। एक मार्केट है आपकी जहाँ खाने पीने की चीजें बहुत मिल रही है। एक मार्केट नेहरू पैलेस है आपका दिल्ली का, जहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिल रहे हैं। तो हम कह देंगे कंप्यूटर लेना तो नेहरू पैलेस चले जाओ, हब है वहाँ। तो हब का मतलब जहाँ प्रचुर मात्रा में उन तत्वों की उपलब्धता हो, उसको हम हब कहेंगे। बट यहाँ टेक्नोलॉजी के तौर पर कैसे कहेंगे, एक नेटवर्क डिवाइस जो लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है, यह स्टार नेटवर्क का केंद्र होता है, इसको हब बोलेंगे।
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इंफ्रारेड दिया यहाँ पे, बेतार संचार उपकरण जो निम्न दूरी पर स्थित कंप्यूटर को संचार हेतु सक्षम बनाता है। इसके बाद आया ब्लूटूथ, अब कोई यूज नहीं करता इसे। हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये आपकी बेतार यानी कि वायरलेस कनेक्टिविटी थी, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए। एक हॉटस्पॉट आता था कि अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट खोलो, वहाँ से हम इंटरनेट शेयरिंग करते थे। तो ये आपका ब्लूटूथ क्या है, लघु तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों का उपयोग कर यह पूर्व निर्धारित प्रास में स्थित कंप्यूटर को संचार में सक्षम बनाता है। ब्लूटूथ आपके फ़ोन में भी है फंक्शन, आप कनेक्ट उससे कर सकते हो। देखोगे घर में अब जब हम इतने एडवांस हो गए हैं, अब चीज़ें टेक्नोलॉजी बदल रही है। अभी आपके डीटीएच की बात हुई, डायरेक्ट टू होम, 1,000 रुपये, 1200 रुपये वो लेते थे आपको टीवी दिखाने का। अब आप क्या कर रहे हो, आपने एलसीडी लगवाई हुई है, ब्लूटूथ खोलते हो और कनेक्ट करते हो और अपने मनचाही चीज़ें आप देखते हो। तो एडवांसमेंट हो गया है ना। तो ये बेटा इसमें आपकी रेंज पूछ लेते हैं कभी कभी, इसे लिख लेना, ब्लूटूथ, वाईफाई और हॉटस्पॉट की रेंज क्या होती है, कनेक्टिविटी कितनी लोगों को एक साथ हो सकती है, ये पूछ सकते हैं। वाईफाई क्या है, वायरलेस फिडिलिटी इसकी फुल फॉर्म है बेटा। यह बेतार संचार द्वारा कंप्यूटर को जोड़ने में सक्षम बनाता है वाईफाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोसेसिंग डिवाइस, देखो पीछे आपने पढ़ी नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए काम आती है वो है नेटवर्किंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करने में काम आती है। ठीक है, इसमें क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के विभाग जो इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इसमें है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग वर्ड दिया बेटा यहाँ पे, यह कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलने वाले निर्देशों का संचालन करता है। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। पीछे इसके 3 भाग बताइए आपको। दूसरा है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक कंप्यूटर चिप है जो प्रतिकृति प्रतिपादन हेतु तेजी से गणितीय गणना करता है आपका। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ोगे तो अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये करिए। अभी प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर के विभाग जो इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। सीपीयू हो गया, जीपीयू आपका हो गया है। इसके बाद आपका मदरबोर्ड दिया है यहाँ। मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है जो कि कंप्यूटर का आधार होता है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये आपकी आईसीटी वाली यूनिट चल रही है। आईसीटी में बहुत कम कार्य यहाँ टीचर का होता है, सबसे ज़्यादा वर्क आपका होता है। आपको ही ये चीज़ें याद करनी है। जिस तरीके से मैं मेमोराइज करा रहा हूँ, मेरा टीचिंग में सबसे ज़्यादा काम है, रिसर्च में सबसे ज़्यादा काम है, कम्युनिकेशन में ज़्यादा काम है। इससे फिर हायर एजुकेशन एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा काम है। सबसे कम काम आईसीटी में टीचर का होता है, क्योंकि आईसीटी समझनी ही आपको है, कैलकुलेशन आपको करनी है, मेमोराइज आपको करनी है। तो ये यहाँ आपका वर्कलोड ज़्यादा है, इसीलिए टेंशन फ्री होकर के क्लास में नहीं बैठना है, स्ट्रेस लो थोड़ा। ठीक है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड कंप्यूटर से मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, पीसीबी कहते हैं इसे। सॉफ्टवेयर वर्ड आ गया है। देखो हम एक शब्द कहते हैं कि टेंशन मत लेना, पर इसके जस्ट अपोजिट उल्टा भी है, टेंशन लेनी जरूरी है अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो। बस मात्रा का अंतर है। इतनी टेंशन मत लेना कि दिमाग ही चल जाए, है नहीं, बट इतनी टेंशन जरूर लो। ईर्ष्या भी करो दूसरे से, जिसका रिजल्ट आया उससे थोड़ा जेलेसी भी रखो, वो आपको प्रमोट करेगी टू डू द वर्क, मैं भी ऐसा बनूंगा। तो ऐसा बनने के लिए ईर्ष्या भी जरूरी है, टेंशन भी जरूरी है। तो इतने रिलैक्स होकर के क्लास में नहीं बैठना जितने अच्छे तरीके से आप बैठे हो और आप सोच रहे हो सर ही सारी चीजें कराएंगे, आपको ही करनी है ये, आपको ही क्वेश्चन करके आने। और मुझे ये मानना है कि 150 के आसपास क्वेश्चन आप करके आए होंगे। सॉफ्टवेयर क्या है बेटा, कंप्यूटर को एक नियत भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों, ये मैंने आपको बताया, को प्रोग्राम कहते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए गए इन प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
ह्यूमन बीइंग में सॉफ्टवेयर क्या है? सोचने समझने और विचार करने का तरीका है। आप देखोगे जो बाबा सोच रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी जनरेशन के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, एक वर्ड मैंने लिखवाया था इपिस्टोमोलॉजी, इसे और लिख लो बेटा, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा तो आप समझ गए होंगे, बट ये कहता क्या है? किसी भी व्यक्ति की नॉलेज उसके समय और काल के अकॉर्डिंग होगी, जिस समय पे वो पैदा हुआ है और जिन लोगों के बीच रहा है। इसलिए बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? सेविंग पे जोर देते हैं, बचाओ पैसा, खर्च मत करो, बचाओ। ठीक है ना? तो देखोगे ये उनके माइंड का सॉफ्टवेयर है कि उनका माइंड किस तरीके से प्रोसेसिंग करेगा। और एक वर्ड लिखोगे, इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता ही इस सोच की वजह से है। जो नए बच्चे हैं वो पुराने बताते हैं, मम्मी पापा कहते हैं तो ट्रेडिशनल है, इनकी सोच बेकार है, हम मॉडर्न है। तो मॉडर्न वो भी थे एक टाइम पे जब उनके मम्मी पापा थे। ठीक है ना? तो हर एक जो मॉडर्न चीज है वो आने वाले टाइम में ट्रेडिशनल हो जाएगी। ऐसी जो आज आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी को देख करके आप अचंभित होते हो, आश्चर्यचकित हो रहे हो, ये एक दिन ट्रेडिशनल हो जाएगी और आउटडेटेड हो जाएगी। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी आपके जो बच्चे हैं उनके पास आ जाएगी। मैंने आपको बताया दूरी। दूरी का मतलब क्या है? डिस्टेंस। कितने प्रकार की होती है बेटा? भौतिक दूरी, जिसको आप जानते हो, किलोमीटर में मापते हो, ये वो दूरी है। कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। बट जो ये दूरी है ये हमारी संबंधों में भी होती है, भावात्मक, इमोशनल डिस्टेंस की हम बात करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? और मित्रता में जो मैंने बताया, जहाँ फ्रेंडशिप होती है वहाँ डिस्टेंस नहीं होती है, इसीलिए हम अपनी सब चीज़ें शेयर करते हैं। और आज देखोगे रिलेशंस में जो दूरी हुई है वो भावनात्मक दूरी हुई है। किसके कारण? टेक्नोलॉजी के कारण। आपसे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि आज की बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी ने लोगों के बीच की दूरी बढ़ाई है या घटाई है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी ने दूरी बढ़ाई भी है और घटाई भी है, ये डिपेंड करेगा स्थिति क्या है। ठीक है बेटा? तो सॉफ्टवेयर समझिए आप। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के यहाँ पे दिए हैं, इससे पहले मैंने 3 प्रकार के बताए आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका कार्य सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर आदि इसके उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन्हें किसी विशेष वातावरण के लिए विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। भिन्न भिन्न अनुप्रयोगों के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके। आपके पास पीडीएफ फाइल गई और कई बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ ये नहीं खुली सर। नहीं खुलेगी, इतने आपके पास में पीडीएफ का सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेटा। ठीक है, चले आगे। इसके साथ साथ मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक और बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसे और लिख लेना बेटा, वो आपको देखना है। भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास 1980 के दशक में उस समय शुरू हुआ जब 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर क्रे एक्स देने से मना कर दिया था। भारत में कई संस्थाएं जैसे डीआरडीओ, नेशनल एरोस्पेस लैब और सी डॉट, जो सी डॉट की पीछे बात की थी, सीडेक की बात की थी, ये कई कंपनियां आपकी मिली हैं। और सीडेक ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1990 में बनाया जिसे परम 8000 के नाम से जाना जाता है। मैंने वहीं आपको बताया था, पुणे की कंपनी आपकी सीडेक, इन सभी कंपनियों के एफर्ट से आपका ये बना आपका परम 8000। ठीक है? और ये कब बना? जब हमें वो चीजें नहीं मिली। इसलिए आप देखोगे ना, किसी व्यक्ति का अभाव जो है वो उसे प्रोग्रेसिव बनाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज नहीं है, उसके पास अभाव है, तो देखोगे वो ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। और इसका असर आप देखोगे, जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, किसी भी चीज का रिजल्ट आता है तो उसमें जो वीकर सेक्शन है, मतलब कि कमजोर वर्ग जो है, कमजोर वर्ग के बच्चे बाजी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उन्हें जरूरत है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जितनी कंफर्ट जोन में आप रहोगे उतनी कंफर्ट जोन आपकी दुश्मन रहेगी। तो वो प्रयास करते हैं और उन्हें रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट उसी को ही मिलेगा जो बिल्कुल अचीव करना चाहता है। यहाँ भी आप देखोगे बच्चे बैठे हैं, किसी को तो ये कि मुझे चाहिए ही चाहिए,
जिसकी ये शिद्दत से तैयारी होगी कि मुझे तो चाहिए चाहिए, वो JRF ले जाएगा 3-4 महीने में ही, इतनी तैयारी में ही। और जिसे ये है क्या लगे जी अब नहीं तो अगली बार ही सही, ठीक है, तो उसका रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाएगा। पर्सनली मैंने किसी को नहीं बोला ये, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा आपका सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग, ये आपका है पुणे में वर्ष 1988 में सीडेक की स्थापना सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए की गई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसे हाईलाइट कर लेना। ये जो आपकी आईसीटी की यूनिट है ना, ये आपको अगर लंबे समय तक चली तो बोरिंग भी कर देगी। इस तरीके से जैसे हवन हो रहा हो ना और पंडित जी आपके मंत्र पढ़ रहे हो, वो फीलिंग आपको आने लगेगी। इसलिए मैंने बीच बीच में आपको ये बोला है कि इसमें सबसे ज्यादा काम आपका है नेटवर्क डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। इसमें नोट्स में जितना हमने अच्छे तरीके से डाला हुआ है वो सफिशियंट भी है, और जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो इसमें आप जो छूटा हुआ है उसको ऐड कर सकते हैं। लिनपैक बेंचमार्क दुनिया की शीर्ष 500 कंप्यूटर की सूची जारी करती है। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन का। ये क्या करती है, रैंकिंग करती है किसकी, विश्वविद्यालयों की, या ये कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों की, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करती है। ऐसे ही ये कंपनी जो है लिनपैक बेंचमार्क दुनिया की शीर्ष 500 कंप्यूटर की सूची जारी करती है। यह सूची वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है, जिसमें सुपर कंप्यूटर को लिनपैक बेंचमार्क पर उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। 3 क्वेश्चन यहाँ नोट कर लेना। हाँ हाँ, इसके साथ नैक भी करोगे। नैक ग्रेडिंग करती है, इन्हें अच्छे तरीके से बता रखा मैंने। नैक क्या करती है बेटा, ग्रेडिंग करती है। और मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छे तरीके से बताया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैंकिंग एंड ग्रेडिंग, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन्हें बताया है। ये तो हायर एजुकेशन की बात आ गई। आपकी रेड डेटा बुक कौन छापता है इसे, IUCN, और ये लुप्त प्रजातियों का विवरण इसमें मिलता है। ऐसे ही ये कंपनी है, ये कंपनी आपकी शीर्ष 500 कंप्यूटर को दुनिया में लिस्टिंग करती है। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप के। देखो मैंने आपको एक चीज बताया, मेथड इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी को ही हम साइंस कहते हैं। विज्ञान क्या करता है, पद्धति को फॉलो करता है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो ये मैटर नहीं करेगा, मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसलिए एक डेफिनेशन है विज्ञान की, विज्ञान पद्धति के साथ चलता है न कि विषय वस्तु के। स्टुअर्ट चेज की डेफिनेशन है बेटा ये साइंस की, ठीक है। तो ये आपके इससे कई क्वेश्चन आपके होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो 2012 से 2020 तक बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, एक लिखोगे क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये भी एक मेथड है आपका चीजों को आरोही क्रम में लगाने के लिए और अवरोही क्रम में लगाने के लिए। अभी तीनों यूनिट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आपसे कमीशन पूछ लेंगे, सबसे ज्यादा पिछले एग्जाम में कमीशन पूछे गए, हायर एजुकेशन कमीशन, उनको आरोही क्रम में लगाइए, यानी कि राधाकृष्णन कमेटी, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन और आपका राममूर्ति समिति, ठीक है, आगे सीक्वेंस में। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैन मैन वैन पैन, इन सबको पूछा जाता है। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो पहले तो नेट में ये पूछा जाता है लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। VPN का होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें हैं। लैन का देखोगे सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर और अनुसंबंधित उपकरणों को आपस में जोड़ने का नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लोकल, स्थानीय, जब जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, 12th तक वाले बच्चे, 12th में जो बच्चा पढ़ता है उसको भराड़ ने तूफानी स्टेज में बताया है, ठीक है ना। और वो कभी बस वालों को किराया नहीं देते, वो बोलते हैं लोकल, उनके यहाँ पर लोकल ये सिंबल होता है, और इसे कंडक्टर भी समझता है और वो भी समझते हैं। तो लोकल का मतलब यहाँ
सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटरों का एक नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्र को सम्मिलित करने वाले नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इससे पहले मेट्रो एरिया नेटवर्क आपका आएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह है मेट्रोपॉलिटन सिटी आपस में जुड़े हुए लैन का नेटवर्क होता है, लेकिन ये वैन की अपेक्षाक्रम कम भौगोलिक क्षेत्र में कवर करता है, इसलिए मैंने आपको बताया ये इससे पहले आएगा। ठीक है, लैन मैन वैन इस तरीके से सीरीज इसकी बनती है। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, जो सीरीज आपकी वो एक्स्ट्रा वाली चल रही है उसमें एक वर्ड लिखो वर्चुअल। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन आपका आया है, और ये बेटा समझना है आपको। वर्चुअल पुलिस स्टेशन पे क्वेश्चन आता है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सभी जगह वर्चुअल आपके हो गई हैं। वर्चुअल का मतलब है आभासी, और आप देखोगे ये आपके सब्जेक्ट में भी जुड़े हुए हैं। आभासी समुदाय हमारे यहाँ तो ये है सोशियोलॉजी में। वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है? जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर बदली वैसे वैसे हमारी एक्टिविटी भी बदल गई। अब पहले हम भौतिक रूप से थे, फ्रेंड सर्किल था, तो इतने फ्रेंड आपस में बैठेंगे नहीं, इतने खाएंगे पिएंगे नहीं, इतने वो फ्रेंडशिप नहीं होती थी। अब ये फ्रेंडशिप आपकी फेसबुक पे हो रही है। फेसबुक पे आपके बहुत फ्रेंड हैं बट आप उनसे मिले नहीं हो, तो ये वर्चुअल फ्रेंडशिप है, वर्चुअल सर्किल है आपका। वो दायरा सामाजिक तौर पे जो जुड़ा हुआ है आपका ऑनलाइन, उसी को ही हमने वर्चुअल कम्युनिटी बोला है, आभासी समुदाय। अब इसका फायदा भी है और फायदा भी कुछ नहीं है। नेटवर्क जो एक वर्ड है, नेटवर्क तो क्रिएट करता है बट ये इमोशनलेस नेटवर्क है, जिसे आप मिले नहीं हो कभी, उसे कैसे अटैच हो सकते हो? तो ये आभासी समुदाय वो है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपकी सबसे पहली तमिलनाडु, ये 2 बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सबसे पहले 2-3 बार, और एक बार तो ये सोशियोलॉजी में ही पूछा गया है। प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ था? तो तमिलनाडु में था। ये ऑनलाइन ही मिलता है आपको, इसका कोई एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं होती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी जाओगे ना कि जी मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, और काउंटर खुले हुए हैं, ये उस कॉलेज का, ये उस कॉलेज का, आप वहाँ जाते हो, बिल्कुल मिलते हैं वहाँ फिजिकली, आपको क्लर्क मिलेंगे। तो ये वर्चुअल ऑनलाइन ही आपको मिलेगी। और आज जो एजुकेशन का ट्रेंड बदला है उस ट्रेंड को ये फॉलो करती है। घर से ही आप फॉर्म फिलअप करते हो, नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, घर पे ही क्लास मिल जाती हैं, और एग्जाम भी आप घर से ही दे देते हो। सर्टिफिकेट भी आपका ई सर्टिफिकेट आपके घर ऑनलाइन ही मिला है। हाँ, मूक्स व्योम श्योम प्रभात ये तो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको जो एजुकेशनल कोर्स हैं जिसमें आप जाते थे, कॉलेज वगैरह जाते थे, अब आपको ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ जो आपको ऑनलाइन मिल रही हैं, वहाँ आप अपने आप को एनरोल करोगे, पूरा कोर्स करोगे वर्चुअल तरीके से ही, कहीं नहीं जाना आपको, और वहीं पे ही आपको सर्टिफिकेट घर पे मिल जाएगा। तो बेटा ये वर्चुअल वाला जो है ना, जो हमारी पहले भौतिक तौर पे चीज़ें होती थी हमारी लाइफ में, वो रिप्लेस की हैं वर्चुअली। चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, चाहे हमारे रिलेशंस हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता गया वैसे वैसे हम भौतिक से वर्चुअल होते गए हैं। पहले देखोगे ना, पहले जो बच्चे की परवरिश होती थी वो इस तरीके से होती थी, अपने घर पे कम, ताई जी के पास ज़्यादा रहता था, ताई जी का ज़्यादा लाडला था, वहीं खाना खाया वहीं सो गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि ताई जी से मिले हुए 5-6 साल हो गए हों, बर्थडे पे ताई जी वो केक भेज दे देती है, और वो बाकायदा सिंबल के तौर पे कुछ मैसेज हम भेज दे देते हैं। यही वर्चुअल सोसाइटी है हमारी। तो देखोगे वर्चुअल में हमारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दिया है यहाँ पे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी सार्वजनिक साझे नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर निजी नेटवर्क सेवाओं को प्राप्त करने और प्रावधान करता है। इसके लिए टनलिंग प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। इसे एक बार देख लेना, टनलिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। इनकी एब्रीवेशन जरूरी कर लेना बेटा, जितनी एब्रीवेशन आपकी दी गई हैं 20 के बाद में जितने आपके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, जितने भी सेट आपके आए हैं, अब देखोगे ना बहुत प्रीवियस ईयर है आपके, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन की संख्या 600-700 प्लस भी जा सकती है। क्यों जा रही है? क्योंकि 12-12 सेट होते हैं आपके, 10 दिन तक आपकी परीक्षा चल रही है। उस 10 दिन में आपकी 12 पालियों में, 15 पाली में, ये देखोगे इस तरीके से, तो 15 ही सेट पेपर बन के आ गया आपके एक बार में। अब 15 सेट आए हैं तो इतने, भाई अगर एक यूनिट से आप लगाओगे तो 70-75 क्वेश्चन एक बार के हो गए आपको। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर सभी कर लिए
तो 90% सिलेबस आपका कवर हो जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। और जैसे मैंने मेथड बताया, मेथड थोड़ा डीपली चेंज हुआ है, एनटीए ने आपसे डीपली पूछना शुरू किया है, क्योंकि आप जो ऊपर से ये तैयारी हो रही है जिसमें हम ये बता रहे हैं इसकी ये फुल फॉर्म है, ये नहीं आना है, आना तो इसका डीपली है, ये बेसिक है आपका। ठीक है बेटा, इसलिए आपको मेहनत की जरूरत है, और जो बच्चे प्रीवियस ईयर साथ के साथ करते जाएंगे उनको अच्छे तरीके से चीजें होती जाएंगी, और जो इकट्ठे कर लेंगे उन पर बर्डन होता जाएगा। ठीक है, प्रोटोकॉल दिए बेटा, प्रोटोकॉल क्या होता है, उसी मेथड को फॉलो करना है, कंप्यूटर एंड ह्यूमन। अब यहां से प्रोटोकॉल करना आपको, किसी भी व्यक्ति का सोसाइटी में डील करने का सेट ऑफ बिहेवियर होता है प्रोटोकॉल। कोई एक्स सीएम अखिलेश यादव आए मेरठ में, तो एक प्रोटोकॉल है कि पुलिस प्रशासन लोकल उन्हें प्रोटेक्शन देगा, जब तक वो नेक्स्ट पुलिस स्टेशन के जो दायरे में ना जाए तब तक पुलिस उनके साथ जाएगी। प्रोटोकॉल को हम सिंपल तौर पे कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का तरीका, सामान्य भाषा में हम प्रोटोकॉल कह सकते हैं। ठीक है, आप कहीं गए, किसी भी शादी में गए और आप वहाँ रेपुटेटिव पर्सन हैं, देखोगे ना रेपुटेशन भी पहले इसके हिसाब से चेंज होती है। भाई आप देखोगे कि कोई व्यक्ति अपनी सिस्टर के यहाँ प्रोग्राम में गया तो वहाँ ज़्यादा अपेक्षा वो करेगा नहीं कि भाई ज़्यादा आवभगत हो, बट वो अपनी ससुराल में गया तो उसे ज़्यादा अपेक्षा वहाँ होंगी। तो प्रोटोकॉल को आप ह्यूमन से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ बिहेवियर जिसकी अपेक्षा की जाती है व्यक्ति के साथ। ऐसे ही प्रोटोकॉल आप यहाँ देखोगे, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन, ये आपके प्रोटोकॉल हैं जो फॉलो होते हैं कम्युनिकेशन के नेटवर्क को जोड़ने के लिए और कम्युनिकेशन कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट के बीच में। ठीक है बेटा, इंटरनेट कैसे एक्सप्लेन करोगे, इंटरनेट को कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ। इंट्रानेट और इंटरनेट दो टर्म लिख लेना बेटा, इंटरनेट, इंट्रानेट, और एक और वर्ड आता है इथरनेट, उसे भी देख लेना। बेटा बताओ क्या होता है इंटरनेट, बताया हुआ है मैंने क्लास में पहले भी। इंटर, ये देखो आप जब क्लास लेते हैं तो आपको व्यापक स्तर से देखना है, छोटे बच्चों की तरह यूं मत बैठे रह करो कि जी बस वो सर बता दें और हम निकलें किसी तरीके से, क्लास छुट्टी होगी बस, ऐसे नहीं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको वर्ड लिख लेने, और इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके माइंड पे क्या हावी होता है, फियर फैक्टर, भय का माहौल हावी हो जाता है। जो आपको पता है, जो आप जानते हैं, जो आप डेली पढ़ा रहे हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा। और एन एवरेज 6 से 7 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो गलत होते हैं 100 में से। जो तुम्हारे अपनी पार्टी के विधायक थे वो दूसरी पार्टी को समर्थन देंगे और तुम्हारी सरकार वहीं गिर जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फियर फैक्टर को माइंड पे हावी नहीं होने देना। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बंच बताया है क्वेश्चंस का, ताकि आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहें। इंटरनेट बिटवीन द पर्सन, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है ग्लोबल लेवल पे, देशों के बीच। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच कनेक्टिविटी हमारी किससे है, इंटरनेट से। और वहां क्या मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कल आपको बताई गई थी क्लास, ये आपको विश्व के लोगों को एक साथ जोड़ता है इंटरनेट। इंट्रानेट क्या है, किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था केरला वो पहला स्टेट है जिसने अपना इंट्रानेट तैयार किया है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप ये इंक्लूड करोगे विद इन, ये है बिटवीन और ये है विद इन। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये क्वेश्चन हमारा आ गया था इंटर जनरेशनल मोबिलिटी और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, और मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें हिंदी में जब क्वेश्चन हमने पढ़ा। बट ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया और एग्जाम के सबसे बाद में इसी को हैंडल किया, जब मैंने इंग्लिश वाला पढ़ा। कभी आप पे अगर हिंदी में क्वेश्चन हैंडल नहीं हो रहा है तो आप उसमें इंग्लिश के वर्ड को भी एक बार देखोगे, और ये इसका की है सॉल्यूशन का,
इंटर का मतलब है बिटवीन टू पर्सन, टू कास्ट, टू कम्युनिटी या टू स्टेट या टू कंट्रीज, ऐसे आप इसे जोड़ सकते हो। इंट्रा का मतलब है विद इन, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी आएगा ये टर्म आपकी, कोई व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा है, क्या टर्म दी गई है उसे लिखो इसे। किसी व्यक्ति का खुद से बात करना किस प्रकार का संचार कहलाएगा, बताओ। इंट्रा, इससे आगे भी तो जोड़ोगे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज द टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वो किस प्रकार का हो जाएगा, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इससे आगे की क्लास बेटा नेक्स्ट, उसमें आपका कंटेंट जारी रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग साथ के साथ क्वेश्चन करते आएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।